Yes, hello everyone. In this video, I am going to discuss your CBSE Mathematics board paper and series is 65/5 and here I am going to discuss set 3. So इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो सेट 1 से डिफरेंट है एंड जो क्वेश्चन सेम है वो आप देख सकते हैं हमारी सेट 1 की वीडियो से, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है. So let's start with question number 1. Yes, इस क्वेश्चन में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज, तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेट 1 एंड इसका आंसर है 2π/3. आंसर इज जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अगेन ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेट 1 एंड हियर इसका आंसर है बी. Now the third question which is different from the set 1, इसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. The question is if A is equal to some scalar times B where A and B are two square matrices of order n and K is any scalar, then which of the option is true? So again इन दोनों के डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशन है, तो by applying determinant on the both sides, so K into B whole determinant. एंड एज वी नो बाय डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, ये जो स्केलर है डिटर्मिनेंट से कितनी पावर के साथ बाहर आएगा जितना इसका ऑर्डर है. सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के. हियर द ऑर्डर इज एन, सो पावर विल बी एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the question number 5 of set 1 and answer is C. Now the next question here, this question is again same as question number 4 of set 1 and here the answer is C. Now sixth question पे चलते हैं. Sixth question again is same as question number 2 of set 1 and इसका आंसर है यहाँ पे D. Again set 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है. Now the next question, question number 7, again this question is same as question number 1 of set 1. Now the next question, question number 9. Again this is the different question from set 1, तो इसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. Let A and B be two matrices of suitable order, then which of the following is not correct? तो not correct वाली स्टेटमेंट हमने मार्क करनी है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते जाते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन. सो ऑप्शन ए में है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. So this is the correct statement, ये हमें पता है. Now the B option में है K into A where K is any scalar. K into A का whole transpose is equal to K into A transpose. Again this statement is correct. Now the next statement is A transpose plus B transpose का whole transpose के बारे में हम बात कर रहे हैं. So by property of transpose हम इसमें लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस B. So the statement C is also correct. Now the option number D, A into B का होल ट्रांसपोज is A ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज. This is wrong क्योंकि B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज के इक्वल होता है. So correct answer इसका होगा D. Alright, now the next question. So this question is again same as question number 13 of set 1. Alright, question number 10 पे चलते हैं आगे. Now इस ये question भी same है question number 9 of set 1. Next question, again this question is new, so ये वाला question डिस्कस करते हैं. तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है cos 2x minus cos 2 थीटा ओवर cos x minus cos थीटा. तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हो रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं
एंगल डिनोमिनेटर में हमारे पास x एंड थीटा है, यहाँ पे 2x एंड 2 थीटा है, तो हम सबसे पहले अपने एंगल्स को चेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए वी नो आइडेंटिटी ऑफ cos 2x दैट इज 2 cos square x minus 1 माइनस अगेन इसकी आइडेंटिटी 2 cos square थीटा minus 1 होल अपॉन cos x minus cos थीटा। तो यहाँ पे -1 ये +1 दिस विल बी कैंसल आउट, 2 रहेगा कॉमन, हमारे पास आएगा cos square x minus cos square theta whole upon cos x minus cos theta। So again यहाँ पे है a square minus b square जैसी क्वांटिटी और ये है a minus b, तो a square minus b square का जैसे हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे a minus b वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा 2 टाइम्स cos x plus cos theta into d। नाउ ये इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है यहाँ पे जो थीटा है वो एज ए कांस्टेंट रहेगा, उसकी हमने इंटीग्रेशन नहीं करनी है। सो द आंसर विल बी 2 sin x plus 2 cos थीटा, इंटीग्रेशन से बाहर बचेगा dx, dx की इंटीग्रेशन विल बी x plus c। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। So the next question is again new, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे कुछ खास फायदा तो होगा नहीं, तो हम इसकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नाउ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 5x² दिख रहा है और यहाँ पे 2x दिख रहा है। भाई 5x² के डेरिवेटिव में 2x² भी तो आएगा, 2x भी तो आएगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सो 5x² plus 1 को हमने एज्यूम कर लिया t, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x into dx which is equal to dt। तो इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे हमारे पास था 2 मैं बाहर लिख रही हूँ, x into dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 into dt और नीचे वाला बन जाएगा t। नाउ यहाँ से हमारे पास जो हमने लिमिट रखी है वो भी चेंज होगी, तो लिमिट के रिजल्ट यहाँ से लिमिट के रिजल्ट हम चेंज कर देते हैं। तो when x is 0, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 5, और जब हमारे पास x वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू t की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 दैट इज 6। तो अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी, ये 2/10 बन जाएगा 1/5, 1/t की इंटीग्रेशन इज log t एंड यहाँ पे हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे 5 to 6, तो log 6 minus log 5, बट हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल सही वाले दिए हुए हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर बन जाएगा, यहाँ पे व्हेन x को हमने 0 रखा, मैंने यहाँ पे लिमिट गलत लिख दी थी, लिमिट यहाँ पे 1 आनी चाहिए क्योंकि x को हम 0 रख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, सो ये आ जाएगा 1/5 log 6 minus log 1 एंड log 1 हमें पता है 0 होता है, तो आंसर विल बी 1/5 into log 6। तो 1/5 into log 6 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ दिस कर्व। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेट 1, तो वहां से हम देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंट है, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dy इज इक्वल टू -1 plus sin x होल अपॉन x plus y cos x। अब अगर ये ऑब्जर्वेशन हो गई है कि हमारे पास x एक ही जगह पे है तो dy/dx में होने वाली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो हम एक बार इसको अलग अलग सेपरेट आउट करके भी चेक कर सकते हैं कि ये dx/dy में है या dy/dx में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पहले यहाँ से dy/dx फाइंड कर लेते हैं। dy/dx विल बी इक्वल टू x plus y cos x ओवर माइनस है बाहर यहाँ पे 1 plus sin। तो y वाली क्वांटिटीज हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो जैसे इनको इकट्ठा करेंगे dy/dx प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस आया है cos x ओवर 1 plus sin x इंटू y इज इक्वल टू -x ओवर 1 plus sin x, ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो यहाँ पे हमारे पास जो p फंक्शन है दैट विल बी cos x
ओवर 1 प्लस साइन एक्स। एंड इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स में नजर आ रहा है, इसके डेरिवेटिव में कॉस एक्स आएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आने वाला है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now, the next question, question number 15, is same as question number 16 of set 1. ठीक है? Now, the question 16, question number 16 is again same as question 15 of set 1, and next question पे बढ़ते हैं। Next question is question number 17, again ये question 18 है set 1 का। Now, the next question, question number 18. Question number 18 is same as question 17 of set 1. ठीक है? So 19 question, again assertion reason का question आने वाला है। So ये question same है set 1 से, question 19 ही है set 1 का। And on the same lines जो question number 20 आने वाला है वो भी set 1 का ही है, question 20। ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम इसे सब्जेक्टिव वे में करेंगे। तो इस सेक्शन से भी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो डिफरेंट है, बाकी हम क्वेश्चन सेट 1 की वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 21 क्वेश्चन था डिफरेंट, तो इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हमसे पूछा हुआ है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यू जिसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो स्टार्ट कर देते हैं एक्स की वैल्यूज निकालना। तो उसके लिए हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो -1 to 1 के बीच में ही लाई करता है, तो उसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लाइन बिटवीन -1 to 1। हम यहाँ से निकालना चाहते हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 को ऐड किया तो 2 लेस देन और इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इज 2 to 4। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 to 2 और नेगेटिव वाला भी आएगा -2 to -2। ऑलराइट, सो ये है इसका आंसर। नाउ हम बढ़ते हैं अगले वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है लेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक होलोस्फीयर बी कांस्टेंट। ठीक है? If the inner radius increases at the rate of 2 centimeter per second, तो लेट्स से अगर मैं स्फीयर बनाऊं, होलोस्फीयर बनाना है, तो इस तरह से कोई ये सामने से व्यू दिखेगा जो, ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि द इनर रेडियस इंक्रीजेस। तो इनर रेडियस इंक्रीजेस के लिए लेट्स से मैं इस स्फीयर का जो इनर रेडियस है वो अज्यूम कर रही हूँ R1, और इस स्फीयर का जो आउटर रेडियस है वो अज्यूम कर रही हूँ R2। तो इनर रेडियस इज इंक्रीजेस, तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है dr1 ओवर dt की इंक्रीजेस है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हमने अज्यूम किया इस केस में R2 को, तो dr2 ओवर dt हमसे पूछा हुआ है व्हेन द रेडियाई आर 2 and 4 रेस्पेक्टिवली बोल दिया है तो उन्होंने। तो इनर वाला रेडियस हमको 2 लेना है और आउटर वाला रेडियस 4। उस इंस्टेंट जब R1 2 है और R2 4 है, तो हमें dr2 ओवर dt की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जो हमें गिवन कंडीशन है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इसका यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो वॉल्यूम होलोस्फीयर का, ये सामने से व्यू दिख रहा है, वैसे स्फीयर 3D फिगर है। तो वॉल्यूम होलोस्फीयर का अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू आउटर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम। So this will be 4/3 pi। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए हमको dr2 ओवर dt की वैल्यू चाहिए। ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू 4π/3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3r2, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे स्क्वायर इंटू dr2 ओवर dt, इसी की वैल्यू हमें चाहिए, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 3r1 स्क्वायर इंटू dr1 ओवर dt। ठीक है? तो dv ओवर dt की वैल्यू निकालनी अगर हमें है यहाँ पे, हमें dr ओवर dt की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होने वाला है, 0. सो इन द नेक्स्ट स्टेप dv over dt की जगह पे हम लिखेंगे 0. सो दिस विल बी इक्वल टू 4π/3 into R2 की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 4 स्क्वायर. dR2 over dt की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, माइनस 3 एज इट इज. R1 की वैल्यू हमें दी हुई है उस इंस्टेंट पे 2 एंड dR1 over dt हमको दिया हुआ है 2. तो जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइड चेंज कर देंगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास जो dR2 over dt की वैल्यू आएगी वो मैं बता देती हूँ, दैट विल बी 1/2. ठीक है, तो हमें अपने आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वैसे लिखेंगे. तो आंसर विल बी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो आंसर विल बी लाइक. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो सेम है क्वेश्चन नंबर 25 का फ्रॉम सेट 1 से, तो हम वहां से देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये अगेन ये जो 24 के 2 पार्ट से क्वेश्चन 23 है सेट 1 से, एंड ये भी क्वेश्चन 23 इसका और पार्ट फ्रॉम सेट 1. नाउ 25 क्वेश्चन अगेन ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन 24 ऑफ सेट 1 एंड और पार्ट अगेन वो क्वेश्चन 24 का बी पार्ट ही है ऑफ सेट 1. नाउ आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी. तो सेक्शन सी में हमारे पास जो ये 26 क्वेश्चन है ये सेक्शन 1 से डिफरेंट है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन सी में उन्होंने कहा है कि फाइंड द इंटरवल और इंटरवल इन विच द फंक्शन 0 से π/2 दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, वी नो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे. f' विल बी इक्वल टू cos 3x और 3x का चेन रूल से डेरिवेटिव आ जाएगा 3 माइनस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x और 3x का फिर से चेन रूल से डेरिवेटिव. तो हमारे पास डेरिवेटिव आया 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x. ठीक है, डेरिवेटिव निकल गया. अब हम यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को रखा इज इक्वल टू 0. तो ये आया हमारे पास cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं टेंजेंट 3x इज इक्वल टू -1, वो साइड चेंज करके. ठीक है, नाउ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब सबसे पहली बात x बहुत छोटा इंटरवल है 0 to π/2, तो हमें जनरल सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है. तो हम देख लेते हैं 0 to जो 3x है वो -1 कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है. ठीक है, तो 0 से 2π में अगर मैं देखूं तो जो टेंजेंट होगा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखते हैं -π/4 और या फिर फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में 2π -π/4. देख लेंगे कि x यहाँ से आता है या नहीं आता. तो हमारे पास जो 3x रहेगा वो या तो रहेगा 3π/4 और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 4 2 7π/4. तो x की वैल्यू जो आ रही है वो या तो π/4 हमारे पास हमारे ब्रांच में आ रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेबल रहेगी. बट यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो ये आएगी 7π/12. अगर मैं 7π/12 की बात करूं और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये π/2 से बड़ा चला जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया π/4. तो हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 से लेकर π/2 की. यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया π/4. ठीक है, तो हम इस इंटरवल में 0 से π/4 में और π/4 से π/2 में चेक कर लेते हैं. अब उन्होंने 0 पे इक्वालिटी दी नहीं हुई थी तो हम भी नहीं लगाएंगे 0 पे इक्वालिटी. ठीक है, तो π/4 से π/2. ठीक है, तो 0 से π/4 में हम अपने डेरिवेटिव का साइन देखना चाहते हैं. तो कैसे देखें, तो हम एक काम करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है साइन तो थ्रू आउट सेम रहना है इंटरवल में. तो 0 to π/4 में कोई एक पॉइंट उठाएंगे π/3, वहां से हमें पता चल जाएगा साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है और यहाँ पे नेगेटिव. तो हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल मिल जाएगा 0 से π/4. तो आंसर विल बी 0 to π/4. क्योंकि इंक्रीजिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम इक्वालिटी लगा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन
नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 27 इस सेट का, ये सेम है क्वेश्चन 30 ऑफ सेट O1, ठीक है। इसका जो और पार्ट भी है वो भी सेम है, क्वेश्चन 30 ऑफ सेट O1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यू है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम डाल लेते हैं अपना dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x ओवर x cos y/x। नाउ एज वी कैन सी हमारा जो dy/dx है वो y/x का फंक्शन बन रहा है, सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस की जैसे हम वर्क करते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। ये बन रहा है y/x प्लस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा, कैंसिल आउट हुआ 1 ओवर cos y/x। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया y/x को v, तो यहाँ से हमारे पास आया y इज इक्वल टू x इंटू v। तो हम अपने dy/dx को भी dv/dx की फॉर्म में चेंज करेंगे। So dy/dx will be equal to x into dv/dx plus v into 1। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x dv/dx इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, एक प्लस v वाली क्वांटिटी भी है, इज इक्वल टू y/x बन जाएगा v प्लस 1 ओवर cos v। तो ये v और ये v कैंसल आउट हुए, वेरिएबल से सेपरेट हुए, तो यहाँ पे आया हमारे पास cos v dv इज इक्वल टू dx ओवर x। यहाँ पे हम आगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, और वहां से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका sin y ओवर x इज इक्वल टू log mod x प्लस c, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, वो क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन 31 ऑफ सेट 1, ठीक है। इसका जो और पार्ट भी है वो भी सेम है, क्वेश्चन 31 उसका बी पार्ट सेट 1। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 30। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 30 सेम है, क्वेश्चन 27 है ऑफ सेट 1 का। इसका आंसर मैं नोट करवा देती हूँ, -1 ओवर 8 log mod x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 ओवर 8 log mod x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है 7। सेम है ये क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ सेट 1, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ये क्वेश्चन सेम है एज क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सेट 1। इसका आंसर हमारे पास है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 600 occurs at all points joining line segment occurs at all points, एक मिनट, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके हम लिख देते हैं। तो occurs at all points joining line segment, और अब किनको ज्वाइन करके बन रही है, ज्वाइनिंग 120,0 एंड 60,30, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है इसकी, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वाले सेट में नहीं है, सेट 1 में, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस सेट में दे आर सेइंग इन अ रफ स्केच मार्क द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू
1 प्लस मॉड x प्लस 1। तो अगेन ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको पीसेज में डिफाइन कर लेते हैं। नाउ द मॉड आ रहा है यहाँ पे, तो मॉड ऑपन विद पॉजिटिव साइन जब इसके वाली क्वांटिटी होगी ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव साइन के साथ जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो वो देख लेते हैं। तो अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है -1 पे, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, एंड x लेस देन के लिए हमारे x लेस देन -1 के लिए ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन बना है वो बना है x प्लस 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और ये बना है -x व्हेन x लेस देन -1। तो अब हमें सबसे पहले तो इसका रफ स्केच बनाना है, रीजन देखना है सबसे पहले, तो देख लेते हैं। उसके लिए x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अगर इसका स्केच हमें डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बट हमें सब्जेक्टिव पार्ट है तो हमें इसे ऐसे रीडिफाइन करके बताना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए हमें y इज इक्वल टू x प्लस 2 वाली लाइन बनानी है। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 ये 2, तो ये वाली वैल्यू इधर, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए। एंड x लेस देन -1 के लिए हमें जो ग्राफ बनाना है वो माइनस का बनाना है, तो वो बना देते हैं। तो वो वाला ग्राफ हमारे पास बन जाएगा S, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बना। अब हमें जिस रीजन का एरिया निकालना है उसको हम मार्क कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो मार्क करते हैं। x इज इक्वल टू -2 वाली पहले, -2 इधर है, तो x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे, ये y एक्सिस है, और x इज इक्वल टू 2 इधर। तो हमें एरिया लेना है इस कर्व से बाउंड होता हुआ इन दोनों लाइंस के बीच में और x एक्सिस के साथ। तो ये वाला एरिया है हमारे पास, इस रीजन का एरिया वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि हमारी कर्व चेंज हो रही है और हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से बनाना है, तो इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो -1 के लेफ्ट और राइट में हमारी कर्व चेंज हो रही है, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन होगी। -2 से -1 के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू x के अंडर का एरिया है, तो -x इंटू डी एक्स, प्लस -1 से 2 के लिए हमारे पास x प्लस 2 का एरिया आ जाएगा। जैसे हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वी विल गेट आवर आंसर। तो इसका आंसर जो हमारे पास है दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से न्यू है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स रन ऑन अ रेसिंग ट्रैक सो दैट देयर स्पीड एड अप टू 6 किलोमीटर। पहली कंडीशन यहां से मिलेगी। नाउ हाउएवर डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड रनर एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट इन 7। आगे बोल रहे इफ थ्राइस द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रनर इज एडेड टू ओरिजिनल स्पीड ऑफ द अदर टू, द रिजल्ट इज 25. Using metric method, find the original speed of each runner. So let's say 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट की स्पीड है वो लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। फर्स्ट स्टूडेंट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे स्टूडेंट की सेकंड वाले की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, एंड थर्ड वाले स्टूडेंट की हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं z किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम अपनी इक्वेशन सेटअप लेते हैं। तो पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि उनकी स्पीड एड अप होकर 6 किलोमीटर बना रही है, मीन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। पहली कंडीशन तो यहाँ से बनी। एंड आगे वो बोल रहे हैं हाउएवर डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड, डबल द स्पीड ऑफ थर्ड एडेड टू द स्पीड ऑफ फर्स्ट। तो इसको अगर हम फर्स्ट में ऐड करेंगे रिजल्ट इन 7। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी। And thrice the speed of the first runner, मतलब 3x is added to the original speed of the other two. Original speed of other two मतलब y और z, इनकी स्पीड में ऐड करेंगे, रिजल्ट इज 12। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनी। बेसिकली मैट्रिक्स मेथड से हम इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 0 2, यहाँ पे 3 1 1, और ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी x y z, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 7 2।
ठीक है, सो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो AX इज इक्वल टू B, और वहां पे लिखना पड़ेगा कि A मैट्रिक्स आपने कौन सी ली है। A मैट्रिक्स जो है हमारे पास पीछे वाली, उस पर फिर से लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 3 1 1। X वाली मैट्रिक्स है वेरिएबल वाली मैट्रिक्स X Y Z, और ये B वाली मैट्रिक्स है कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स में हमारे पास है 6 7 12, रो में 6 7 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, वो मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ से क्या आ रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ से हमारे पास आ रहा था 4, एंड पेपर में हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए पूरा उनके कोफैक्टर्स बताने पड़ेंगे। A11 किसके इक्वल होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, रो कॉलम को छुपाया हमने 0 -2 एंड सो ऑन। वो 9 के 9 हमको कोफैक्टर्स के निकालने पड़ेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ A लिखना है। इसका हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ A आ रहा है दैट इज -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है, तो इस वाली इक्वेशन से AX इज इक्वल टू B से प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम A इनवर्स से, AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, और यहाँ से हमारे पास आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो X वाली मैट्रिक्स आ जाएगी A इनवर्स इंटू B, एंड वी नो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A यहाँ से निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये रहा। जैसे ही डिवाइड करेंगे और A इनवर्स इंटू B इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास X, Y और Z की वैल्यू आती है वो मैं आंसर लिख देती हूँ। हमारे पास जो X आता है वो आता है 1, सॉरी X आता है 3, Y आता है 1 एंड Z आता है 2। बट आंसर X Y Z में नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द ईच रनर, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर, स्पीड ऑफ सेकंड रनर, स्पीड ऑफ थर्ड रनर, वो पूरा हम लिखकर बताएंगे। 3 km/h, 1 km/h, 2 km/h। ऑलराइट, चलो तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो सेम है क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ सेट 1। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज A रेज़ टू द पावर t + 1/t इंटू लॉग A होल अपॉन, यहाँ पे आएगा A इंटू t + 1/t रेज़ टू द पावर A - 1। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम था, सेम क्वेश्चन नंबर 34 के B पार्ट जैसा ऑफ सेट 1। इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो बहुत बड़ा सा आंसर आता है, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, -y रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग y माइनस y इंटू x रेज़ टू द पावर y - 1 माइनस x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 + log x होल अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आता है x इंटू y रेज़ टू द पावर x - 1 प्लस x रेज़ टू द पावर y इंटू log x। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत बार किया हुआ था हमने, वैसे ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ सेट 1 का A पार्ट, क्वेश्चन 35 का ये A पार्ट ही है। इसका जो आंसर आता है दैट इज 1/2 0 11/2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ना इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो भी क्वेश्चन 35 का ही B पार्ट है सेट 1 से, और इसके आंसर में 2 पॉइंट्स आते हैं, 1 - 1 4, एक तो वो पॉइंट इस लाइन पे भी दिख रहा है हमको, एक दूसरे वाला पॉइंट आता है -25/11 -35/11 एंड 8/11। ठीक है, ना द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास केस स्टडी थे, ये जो केस स्टडी है अब मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट ये केस स्टडी हमारे पास केस स्टडी जो सेट 1 में थी, केस स्टडी 2 बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वहां पर डिस्कस कर लिया, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से देख सकते हैं। इसके आंसर मैं बता देती हूँ। इज एन बाइजेक्टिव, आंसर इज नो।
गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो वहां पे वीडियो देख के पता चल जाएगा कि रीजन क्या है, वैसे वो नॉट ऑन टू है, रीजन इज। और इसका जो थर्ड वाला पार्ट था, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसके थर्ड वाले पार्ट में जो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है, अगर मैं इसको लिखूं, रिलेशन आता है 1 3 2 6 एंड सो ऑन 10, 30। फिर हमसे पूछा था आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। जस्टिफिकेशन वहीं पे पता है, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम है केस स्टडी का। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। रिलेशन बनता है हमारे पास 1, 1, फिर आता है 2, 8, फिर आता है 3, 27, ठीक है। और फिर पूछा था हमसे कि इज आर अ फंक्शन, तो इसका आंसर आ जाता है नो, जस्टिफिकेशन वहां वीडियो में, ठीक है ना। जो अगली वाली केस स्टडी थी, केस स्टडी 2, वो बिल्कुल सेम केस स्टडी है, ये वाली केस स्टडी 3 ऑफ सेट 1, ठीक है। बट इसके आंसर मैं एक बार बता देती हूँ, इसके आंसर क्या क्या थे। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर आ रहा था दैट इज 33/100, सेकेंड वाले पार्ट का जो आंसर आ रहा था 14/33। नाउ जो लास्ट केस स्टडी थी हमारे पास इस सेट की, तो ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी 1 है ऑफ सेट 1, ठीक है। तो इसके आंसर एक बार बता देती हूँ। अब इसके आंसर में सबसे पहले जो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था वो था 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2v/x। सेकेंड वाले पार्ट का जो आंसर था, इसी का डेरिवेटिव लिखना था वैसे तो, 2 × 2x माइनस यहाँ पे आ रहा था 2v/x स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर लिख देती हूँ। थर्ड वाले पार्ट का आंसर जो ऊपर वाला था वो था आंसर, जो x आता है हमारे पास आता है v की पावर 1/3, और x और y में रिलेशन आता है x = y। नाउ इसका जो आंसर था, वैसे तो ये शो दैट का ही था, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन हम अपनी सेट 3 की डिस्कशन को ओवर करते हैं। जो भी क्वेश्चन डिफरेंट है, अगेन आई एम सेइंग, जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो मैंने डिस्कस किए, एंड जो क्वेश्चन सेम है वो सेट 1 के, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। और I hope you have enjoyed, and thank you.